friends, this is a video lecture of physics क्लास +1 और आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जी हाँ, दैट इज़ लॉज ऑफ मोशन। बट लॉज ऑफ मोशन में बहुत सारे टॉपिक जो हैं डिलीट कर दिए गए हैं, तो हम 3A को हम इस नहीं स्टडी करेंगे, इसको हम नहीं पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे 3B फ्रिक्शन वाला पार्ट। बट कुछ टॉपिक्स जैसे कुछ आपको इम्पोर्टेंट टर्म्स बतानी ज़रूरी होंगी, चलो आपको रिवाइज़ कराना। कुछ टर्म जैसे फोर्स क्या होती है, वैसे तो उन्होंने बिल्कुल भी मतलब कि क्रॉस किया हुआ है कि आपको ये टॉपिक्स बिल्कुल नहीं है डिलीट में, बट आपको फिर भी माड़ी मोटी इसमें नॉलेज होनी चाहिए ताकि जो आपको 3B तभी थोड़ा सा समझ आएगा। ठीक है, तो 3A में से हम पूरा कैंसिल करेंगे, हम सिर्फ 3B यानी कि जो फ्रिक्शन वाला पार्ट और डायनामिक्स मोशन है सिर्फ वो पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले जान लेते हैं थोड़ा सा फोर्स के बारे में, थोड़े से लॉज जान लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फोर्स आपने पढ़ा है जैसे टू पुल और पुश, अभी तक तो ये पढ़ा है। तो फोर्स अप्लाई करते हैं, जब कभी भी फोर्स अप्लाई होती है, फोर्स क्या है, एक तरह की फोर्स आप कह सकते हैं। एक एक्सटर्नल बॉडी को जब हम किसी को फोर्स लगाते हैं तो 3 तरह के इफेक्ट पैदा होते हैं। पहला या तो ये होगा कि वो या तो स्टॉप करेगी किसी चीज़ को, कोई चीज़ चल रही है, कोई व्हीकल चल रहा है तो हम उसको फोर्स लगाते हैं तो क्या करते हैं, वो रुक जाता है। क्लियर है, तो ये एबिलिटी है एक तरीके की हमारी, ठीक है ना, कि हम या तो उसे स्टॉप कर सकते हैं और हम और फोर्स लगा के हम क्या कर सकते हैं, या तो हम उसे मूव कर सकते हैं। फोर्स लगाएंगे तो वो बॉडी मूव हो जाएगी, या तो हम थर्ड कर सकते हैं उसकी चेंज ऑफ डायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। चेंज इन डायरेक्शन मतलब अगर कोई सपोज कर लो हम बस से जा रहे हैं, हम बस का जो स्टीयरिंग है मोड़ते हैं तो उसकी डायरेक्शन चेंज करते हैं फोर्स लगा के, या कोई चलती हुई चीज़ को हम मोड़ सकते हैं, ठीक है ना, या मुड़ते हैं कभी भी हम फोर्स लगा के डायरेक्शन चेंज करते हैं तो डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। तो बेसिकली ठीक है, तो हम फोर्स क्या है, ऐसी मतलब कि बॉडी की एबिलिटी है कि टू स्टॉप द मोशन, टू मूव द बॉडी और टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो स्टॉप द बॉडी। ओके, सो ये तो था फोर्स के बारे में। अगर हम मैथमेटिकली बात करें तो फोर्स, अगर हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो वो हम देखते हैं उसमें कुछ ना कुछ वेलोसिटी आ जाती है, कुछ ना कुछ। अगर वेलोसिटी होगी तो एक्सेलरेशन आ जाती है। अगर उस बॉडी का मास m है तो हमें देखा गया है कि फोर्स जो है किसके इक्वल होती है, द प्रोडक्ट ऑफ मास और उसने कितनी एक्सेलरेशन आई है। वैसे ये न्यूटन सेकंड लॉ से बना है, उसका प्रूफ आपको है नहीं, ठीक है, फिर भी हम बेसिकली बताएंगे। ठीक है, तो फोर्स क्या है, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। अब इसकी यूनिट्स की बात करें तो यूनिट क्या हो जाएंगे, मास के यूनिट क्या होते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है ना, तो मास के यूनिट क्या होते हैं। अगर मैं SI यूनिट की बात करूँ, kg, एक्सेलरेशन के मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है, तो उसकी डिमेंशन LT MLT -2। क्लियर है, तो इस MLT -2 जब 1 किलोग्राम फोर्स लग रही हो किसके ऊपर, ठीक है ना, व्हेन अ फोर्स सॉरी व्हेन अ 1 kg मास, ठीक है ना, हैविंग अ एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर 1 सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है, यहाँ आप कह सकते हैं हैविंग एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज नोन एज 1 न्यूटन, तो इसे न्यूटन का नाम दिया गया। तो 1 न्यूटन फोर्स SI में किसे कहेंगे, जब 1 किलोग्राम मास पे फोर्स लग रही है। क्लियर है, उसकी एक्सेलरेशन कितनी प्रोड्यूस हुई उसमें, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है, दिस इज ऑल अबाउट फोर्स। और अगर CGS की बात करें तो आपको पता है CGS में जो फोर्स को हम डायन लिखते हैं, डायन। ठीक है, तो डायन का मतलब क्या है, 1 ग्राम मास पे फोर्स लग रही है तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो उसे हम कहेंगे 1 डायन। और आपने रिलेशन भी पढ़ा हुआ है, ये पढ़ा हुआ है कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डायन। ये रिलेशन आपने स्टडी भी किया हुआ, आप बना के भी देख सकते हैं, ऐसे बहुत ईजी है। ठीक है ना, बताइए आपको 1 न्यूटन क्या होता है, 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। kg को क्या लिख सकते हैं, 1000 ग्राम। मीटर को क्या लिख सकते हैं, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अपॉन सेकेंड हो गया यहाँ पर सेंटीमीटर, तो 3 2 10⁵ हो गया ना, 10⁵ क्या बचेगा पीछे, ग्राम
यहाँ पर सेंटीमीटर पर सेकंड से, इसे क्या कहते हैं, डाइन कहते हैं, 10⁻⁵ डाइन। तो यहाँ से ये फार्मूला भी ड्राइव हो जाता है। क्लियर है। तो इज 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁻⁵ डाइन। ओके, तो हम न्यूटन के लॉज के बारे में बात कर लेते हैं। पहला लॉ, फर्स्ट लॉ आपको पता है, ठीक है ना। फर्स्ट लॉ ये कहते हैं न्यूटन का, फर्स्ट लॉ मैंने वन पा दिया कि अगर एक्सटर्नल फोर्स किसी को भी ना लगाई जाए, किसी भी बॉडी को, अगर हम किसी भी बॉडी को एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं, तब तक वो, अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, ठीक है, अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहेगी। क्लियर है। मतलब तब तक बॉडी मूव नहीं कर सकती या मोशन में रहेगी, या अगर वो रेस्ट में, रेस्ट में रहेगा। तो कुर्सी पड़ी है यहाँ पर हमारे, सपोज कर लो रूम में, तो अगर ये चेयर पड़ी है तब तक हम इसे फोर्स लगाएंगे, क्या ये मूव होगी? नहीं होगी ना मूव। तो जब तक हम इस एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तो ये मूव नहीं होगी। अगर कोई चीज़ चल रही है यूनिवर्स में, ठीक है, यूनिवर्स में जहाँ पर कोई भी फ्रिक्शन फोर्स या काउंट नहीं हो रही है, तो अगर हम उसमें बड़ी सी फोर्स लगा देंगे, अगर आप यूनिवर्स में जाओ ऊपर स्पेस में, तो अगर उससे किसी भी बॉडी को फोर्स लगा दें तो वो सारी उम्र चलती रहेगी। क्यों? क्योंकि उसे कोई रोकने वाला ही नहीं है वहाँ पर, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर जो बॉडी आप कह सकते हो भी सर, यहाँ पर अगर कोई व्हीकल चल रहा है उसे रोक सकते हैं ब्रेक लगा के, बट उसमें भी तो फोर्स लगी है ना। क्लियर है ना। और फ्रिक्शन फोर्स भी है, एयर रेजिस्टेंस है, बहुत चीज़ें काउंट होती है। पर अगर स्पेस की बात करें, क्योंकि ये यूनिवर्सल लॉ है ना, तो इसी कारण अब तक ये ऐसी बॉडी है, एनेबिलिटी बॉडी, ऐसी प्रॉपर्टी है फोर्स, कि जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी तब तक बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में तो मोशन में रहेगी। ओके, तो न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता था? द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब आपको लीनियर मोमेंटम पता है। लीनियर मोमेंटम क्या होता है? इट इज़ अ मोशन कंटेंड इन द बॉडी। लीनियर मोमेंटम मतलब मोशन कंटेंड। ये आपको अभी 3A का मैं करा रहा हूँ, 3A का, बस यही टॉपिक आपने रिवाइज करने हैं। लीनियर मोमेंटम मतलब जैसे किसी भी बॉडी में कितना मास है, कितनी वेलोसिटी है। अगर एक ट्रेन आ रही है, ट्रेन का मास बहुत ज़्यादा है, उसकी वेलोसिटी भी बहुत ज़्यादा है, तो हम क्या आगे हाथ रख के उसे रोक सकते हैं? नहीं। और वही साइकिल आ रहा है, हम रोक सकते हैं, क्योंकि उसका मास भी कम है, वेलोसिटी भी कम है। क्लियर है। तो लीनियर मोमेंटम क्या बताता है? किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन कितना, मोशन कंटेंट इन द बॉडी। क्लियर है। तो अगर हम बात करें सेकेंड लॉ की, तो वो कहता है द चेंज इन लीनियर मोमेंटम, पी से डिनोट करते हैं, पी इज इक्वल टू एम इन टू वी, दैट इज लीनियर मोमेंटम को पी से डिनोट करते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ, मतलब अगर रेट ऑफ चेंज कर दें किसका? लीनियर मोमेंटम का, तो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? वो होता है फोर्स के। तो यहाँ पर के लग जाएगा, वो ऐसा यूनिट में 1 होता है। ठीक है। तो ये था न्यूटन का सेकंड लॉ। यहाँ से उससे डेरिवेशन की, पी की वैल्यू यहाँ पर एम वी रखी, डी एम वी अपॉन डी टी, मास कॉन्स्टेंट अब बाहर आ जाएगा, यहाँ पर फोर्स था। क्लियर है। तो डी वी अपॉन डी टी बचा, डी वी अपॉन डी टी क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन, तो बचा एम में। तो यहाँ से एफ इज इक्वल टू एम में आ गया था। ये था सेकेंड लॉ की डेरिवेशन। ठीक है। न्यूटन थर्ड लॉ आपको पता ही है। न्यूटन का थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ बताता है, एन लिख देता हूँ, एन थर्ड, न्यूटन थर्ड लॉ, फॉर एवरी एक्शन देर इज एन इक्वल रिएक्शन। मतलब कि अगर कोई भी एक्शन हो रहा है तो उसका ऑपोजिट रिएक्शन जरूर होगा। ठीक है ना। जैसे हम बॉल लगा रहे हैं, किसी भी दीवार पे मार रहे हैं, तो बॉल वापस आ जाती है। क्यों? क्योंकि अगर हमने एक्शन किया तो उसने क्या किया? रिएक्शन किया। बुक टेबल पे पड़ी है, ठीक है ना, बुक जो है वो टेबल पे पड़ी है, ये टेबल ये है हमारा। तो अगर बुक इस पे एक्शन कर रही है, फोर्स लगा रही है एम जी, ऐसे अब लिखना सीख लें, इसे फ्री बॉडी डायग्राम कहते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम, ऐसे जो सेंटर से जो वेट है उसका नीचे लाई कर रहा है, अगर वो वेट नीचे कर रहा है तो ऊपर उसको मिल गई रिएक्शन। ये एक्शन है उसका, नीचे उसको मिल रही रिएक्शन। अगर रिएक्शन कमज़ोर होगी तो ये टेबल पे बॉडी टिक नहीं पाएगी, ये किताब टिक नहीं पाएगी। ठीक है ना। समझ आई बात कि नहीं? अब रिएक्शन कैसे मिल रहा है उसे? क्योंकि टेबल मजबूत है। टेबल क्या है? मजबूत है। अगर टेबल मजबूत है तभी उसे रिएक्शन प्रॉपर मिल रहा है। और जो क्या कहते हैं, बुक का उस टेबल पर स्टेबल है। क्यों? क्योंकि वो फोर्स नीचे लगा रही है एम जी, उसे रिएक्शन ऊपर मिल रहा है। क्लियर है। दिस इज़ ऑल अबाउट 3A। ठीक है। आपने ये टॉपिक स्टडी करने हैं बस, और आगे बढ़ते हैं। मेन टॉपिक जो मेन हमारा चैप्टर है इज़ फ्रिक्शन। क्लियर है। तो फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे आज, थोड़ा सा जानेंगे फ्रिक्शन के बारे में। ठीक है। तो फ्रिक्शन क्या है एक्चुअली? विच फ्रिक्शन इज़ अ, आपको पता ही है, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आपको पता ही है,
A body moving uniformly along a straight line would continue to do so unless an external force is applied on it। वही मैंने बताया फर्स्ट लॉ क्या था, बॉडी तब तक मूव करती रहेगी जब तक उसे कोई अनलेस उसे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना रोके, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अगर कोई बॉल है किसी फ्लोर से नीचे गिर रही है, कुछ समय बाद वो स्टॉप हो जाती है। अगर मैं ऐसे बॉल को ऐसे फोर्स लगाऊं तो यहाँ पर बॉल रोल करते हुए रोल करते हुए रोल करते हुए यहाँ पर स्टॉप हो जाएगी। तुम तो आप तो कहोगे सर न्यूटन तो फर्स्ट लॉ तो कहता था रुकती नहीं बॉडी। क्यों रुक जाती है? क्योंकि उस पर कुछ अपोजिंग फोर्स लग रही है जो कि इनविजिबल है, हमें दिख नहीं रही। उस फोर्स को कहते हैं फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन एक्चुअली में क्या है? फ्रिक्शन इट इज़ अ रिलेटिव मोशन, ठीक है ना। ये रिलेटिव फोर्स है। रिलेटिव फोर्स किसके बीच में? क्लियर है ना, किसके बीच? इट इज़ अ रिलेटिव अपोजिंग फोर्स। ये दो बॉडीज़ के बीच में फोर्स है, इट इज़ अ रिलेटिव अपोजिटिंग फोर्स, इसे हम ये बोल सकते हैं। और ये कॉन्टैक्ट फोर्स है। कॉन्टैक्ट मतलब अगर दो बॉडीज़ कॉन्टैक्ट में होंगी तभी ये फोर्स लगेगा। ये ग्रेविटेशनल जैसे नहीं है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसे नहीं है, ठीक है ना। तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स है। जैसे ग्रेविटेशन के हम बॉल यहाँ पर रखते हैं, ज़मीन पे अपने आप गिर जाती है। अपने मतलब हम उसे छोड़ते हैं, साथ में वो साथ साथ ग्राउंड पे गिर जाती है। बट ये कॉन्टैक्ट में आएगी कि अगर दो बॉडीज़ कॉन्टैक्ट में आएंगी तभी ये फोर्स लगती है। तो इट इज़ एन अपोजिंग फोर्स, बताइए अपोजिट करती है। वो तब प्ले होती है जब बॉडी एक्चुअली मूव्स, या मूव कर रही है या स्टार्ट टू मूव कर रही है किसके ऊपर? अनदर बॉडी के ऊपर। उसे कहेंगे हम फ्रिक्शनल फोर्स। जैसे एग्जांपल के तौर पे अब समझ आ जाएगा। अब ध्यान से देखें, ये बॉडी ए है, क्लियर है। दूसरी बॉडी ये है हमारी बी, क्लियर है। मैं कह रहा हूँ बी अभी फिक्स है, ए मूव कर रहा है इधर, ए मूव कर रहा है इधर, ठीक है। तो अब बताओ कि इसमें फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगी? फ्रिक्शन फोर्स लगेगी जहाँ इट इज़ ऑलवेज एक्टेड टेंजेंशियल। जो टेंजेंशियल में लगती है, मतलब जहाँ पे इनका कॉन्टैक्ट हो रहा है यहाँ पे। और अगर मैं कहूँगा व्हाट इज़ द फ्रिक्शन फोर्स ऑन ए, किसके कारण? ड्यू टू बी, ऐसे लिखूँगा। फ्रिक्शन फोर्स ऑन ए किसके कारण? ड्यू टू बी। कैसे लिखूँगा? यहाँ पर लग रही है फ्रिक्शन ऑन ए किसके कारण लग रही है? बी के कारण। अब ए को कौन अपोज कर रहा है? बी अपोज कर रहा है, क्योंकि उस यहाँ पे उसके फ्रिक्शन फोर्स लग रही है जो कि टेंजेंशियली लग रही है ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्लियर है। ये तभी होगा जब टू सरफेस कॉन्टैक्ट में होगा, ये आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, अगर मैं कहूँ अगर ए मतलब कि फिक्स है, ठीक है ना, ए को फोर्स इधर लग रही है, सपोज कर लो हम कहेंगे कि बी इधर मूव हो रहा है, ठीक है ना, इधर मूव हो रहा है बी। तो उसको जो अगर बी इधर मूव हो रहा है या ए इधर मूव हो रहा है, ए को इधर मूव कर लेते हैं, तो बताओ फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगी? फ्रिक्शन फोर्स लगेगी इधरली साइड, क्लियर है। तो हमेशा मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन टेंजेंट में ये जो फोर्स है लगती है, क्लियर है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, ठीक है। तो इट इज़ अपोजिंग फोर्स। अब ओरिजिन की बात कर लेते हैं। इसका ओरिजिन वैसे पूछा नहीं जाता, फिर भी आपको पता होना चाहिए। पहला जो ओल्ड व्यू था वो कहते थे कि जो मोलिकुलैरिटी, अगर हम मोलिक्यूल्स के डीप में जाएं तो मोलिक्यूल्स की ऐसी रफ एंड टफ सरफेस होती है, ठीक है ना। रफनेस के कारण जो है वो यहाँ एरिया ज़्यादा होता है, जितना ज़्यादा एरिया होता है उसके कारण जो है ये फोर्स जो है एक होते हैं प्रोजेक्शंस जो ऊपर होते हैं और एक डिप्रेशंस। तो इसमें ऐसे दूसरा सरफेस फंस जाता है और इसी कारण जो है रफनेस के कारण फ्रिक्शन जो है बनती है, ठीक है। बट कांटेक्ट में आ जाती है, ठीक है ना, क्योंकि उसमें कुछ इरेगुलरिटीज़ में जो एक बॉडी है दूसरी बॉडी में इंटरलॉक्ड हो जाती है। बट इसमें कुछ लिमिटेशन आ गई, क्योंकि जब लार्जर द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस ग्रेटर शुड बी द फोर्स, ठीक है ना। बट ऐसे होता नहीं है, क्लियर है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इनटू कॉन्टैक्ट इज इंडिपेंडेंट, क्योंकि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो देखा गया है वो एक्सपेरिमेंट से इंडिपेंडेंट है एरिया पे, क्लियर है। with when surface in contact are extra smooth, force of friction between them should almost vanish। अगर जो सरफेस है वो स्मूथ बिल्कुल हो जाए तो फोर्स जो है बिल्कुल वैनिश हो जाती है। तो वॉट हाउएवर इट इज़ फाउंड दैट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंक्रीजेज व्हेन सरफेस इन कॉन्टैक्ट और एक्स्ट्रा स्मूथ। अगर ये देखा गया एक्सपेरिमेंटली, अगर एक्स्ट्रा स्मूथ हो तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फिर इंक्रीज हो जाती है। तो इससे ये कंसेप्ट जो है मना कर दिया गया, लिमिटेशन इसकी आ गई, ठीक है। तो मॉडर्न कंसेप्ट ये कहता है कि एक्चुअल में क्या होता है, दो तरह की फोर्सेस हो जाती हैं। अगर हम बात करें, अगर उसमें माइक्रोस्कोपिक व्यू से देखें किसी भी एरिया को, ठीक है ना,
तो उसमें जो वो रफली जो देखा गया है एरिया जो है 1:10⁴ के कंसेप्ट में होते हैं। तो यहाँ पर देखें, ये तो था एक्चुअल एरिया, ये पॉइंट। तो यहाँ पर ना एडहेजन फोर्स लगती है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ठीक है ना, ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, एडहेजन लगती है, ठीक है। एडहेजन मतलब दो ऑपोजिट ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स होती है उसे एडहेसिव फोर्स कहते हैं। जैसे आपको कहते हैं गम, आप कहते हैं ना एडहेसिव लगाना है, मतलब एक फेविकोल हो गया, तो वो दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में क्या करती है, कॉन्टैक्ट करती है, जोड़ती है, तो वो एक तरह का एडहेसिव है। तो ऐसी इसमें जो एटम्स हैं, ये मोलिकुलर लेवल की बात हो रही है, जो एटम्स हैं वो पहले अटैच हो जाते हैं, इसके साथ जुड़ जाते हैं, जैसे कि वेल्ड हो गया हो, फिर साथ ही साथ वो उसमें डिटैच हो जाते हैं, क्योंकि उसमें पहले इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के साथ अटैच होते हैं। फिर जब उसको जो फोर्स बढ़ती है उसमें, तो मोलिक्यूल्स टूट जाते हैं, फिर वो आगे बढ़ जाते हैं। तो ये तो था मॉडर्न कंसेप्ट, क्लियर है ना। तो इसमें कॉन्टैक्ट के कारण जो है फोर्स लगती है, क्लियर, बट इसमें कॉन्टैक्ट जो है बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, क्लियर है। सो दिस इज ऑल अबाउट मॉडर्न व्यू एंड ओल्ड व्यू, क्लियर है। अब बात कर लेते हैं, टू टाइप्स की फ्रिक्शन भी हो सकती है, क्लासीफाई की इन्होंने, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल तो आपको पता ही है, जब टू बॉडीज़ बाहर एक दूसरे के ऊपर सरफेस के ऊपर ऐसे फोर्स लगा रही हों, ठीक है ना, एक इधर मूव कर रही है तो फ्रिक्शन फोर्स उसके ऑपोजिट होगी। इंटरनल फोर्स मतलब जैसे एग्जांपल विस्कोसिटी विच अराइजेज ऑन अकाउंट ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन एनी टू लेयर्स ऑफ लिक्विड। जो लिक्विड के लेयर्स में आपको पता है, जैसे एक मिल्क रखें और एक हम हनी रखें, ठीक है, हम इसको ऐसे फ्लोर पर फैला दें तो मिल्क ज़्यादा दूर जाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें विस्कोसिटी कम है, गाढ़ापन कम है, इसके कारण इसमें क्योंकि इसकी लेयर्स में फ्रिक्शन जो है बहुत कम है, इस करके ये दूर जाएगा। और हनी कह सकते हैं इसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है, तो ये इसकी लेयर्स में फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा है, इस करके ये दूर नहीं जा पाता, ठीक है। तो इस तरह की जो फ्रिक्शन होती है उसे कहते हैं इंटरनल फ्रिक्शन, जो लिक्विड्स वगैरह में होती हैं, क्लियर है, विस्कोसिटी हो गया, ठीक है। बट जो एक्सटर्नल फोर्स है, एक्सटर्नल फ्रिक्शन है, उसकी हम वो तीन टाइप की होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो सपोज कर लो, कहता है एक ब्लॉक है, वेट जिसका mg है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे पड़ा है, ठीक है। व्हेन अ बॉडी प्रेसेस अगेंस्ट अ सरफेस अपीयर्स टू बी रिजिड, द डिफॉर्म्ड सरफेस पुशेस द सरफेस, नॉर्मल फोर्स आर इज परपेंडिकुलर। देखो, एक बॉडी है, ऐसे ब्लॉक पड़ा है, उस पर अगर फोर्स p लग रही है, इधर p दी हुई है, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स को f दिखाना ना, इसलिए p ले लिया उन्होंने। तो ये सरफेस है हॉरिजॉन्टल। तो इस बॉडी का पहले तो वेट, आपको ये फ्री बॉडी डायग्राम बार बार बनानी है, तभी आपको ये समझ आएगा। mg सेंटर से लेते हैं हमेशा उसका वेट, नीचे लाई करता है ना वेट, m/g। वेट क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स होती है ना वेट, तो मास इंटू एक्सेलरेशन, बट एक्सेलरेशन कौन सी लग रही है, g, तो इसी कारण हम यहाँ लिखते हैं mg, क्लियर है। तो उसका रिएक्शन क्या ऊपर जाएगा ये, तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगी, यहाँ लगेगी टेंजेंट में, यहाँ f, क्लियर है। इसे आपको डायग्राम से क्लियर हो जाना चाहिए। वेट नीचे, फोर्स अगर इधर लग रही है तो फ्रिक्शन फोर्स उसके ऑपोजिट लगेगी, क्लियर है। ये आपको यही बताया हो गया। तो ये देखा गया है, जब तक बॉडी मूव नहीं कर रही, देखो अगर बॉडी मूव नहीं कर रही, इसका मतलब क्या है, वो एफ जो है पी को बैलेंस कर रहा है। देखो समझो इसको, अगर बॉडी यहाँ पर पड़ी है ए, मैं इसको फोर्स लगा रहा हूँ पी, ये बॉडी मूव नहीं कर रही, क्यों, क्योंकि ये करना चाहती है कि इसको, इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को। ये तभी मूव कर पाएगी ना जब ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को ओवरकम कर लेगी। अगर ये मान लीजिए 20 न्यूटन है, ठीक है, फोर्स लगा रहा है, और जो फ्रिक्शन फोर्स है वो है हमारी 21 न्यूटन, तो बॉडी मूव नहीं होगी, क्यों, क्योंकि इसको 21.1 होना चाहिए या 22.2, तभी बॉडी आगे मूव करेगी, क्योंकि वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को ओवरकम कर लेगी। तो ये अभी सेल्फ एडजस्ट कर रहे हैं, आपको क्लियर है, आगे पढ़ेंगे हमें कि ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स भी इसे कहते हैं, ठीक है ना। द अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इन टू प्ले व्हेन अ बॉडी टेंड्स टू मूव ओवर द सर्फेस ऑफ अनदर बट द एक्चुअल मोशन येट नॉट टू बी स्टार्टेड इज कॉल्ड स्टैटिक मोशन। स्टैटिक नाम का मतलब होता है रेस्ट पे, ठीक है ना। तो ऐसा अपोजिंग फोर्स बॉडी पे लग रही है, बट बॉडी में मूवमेंट नहीं आई है, मोशन नहीं आया, अभी वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। उस तरह की जो फ्रिक्शन है उसे कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है ना, ठीक है ना। और ये कहते हैं नोट, ये अपने आप नहीं लगती स्टैटिक फ्रिक्शन, ये आप बात नोट कर लीजिएगा, ये तभी लगती है जब कोई एक्सटर्नल फोर्स उसे अप्लाई कर रहे हैं, तभी ऑपोजिट फ्रिक्शन फोर्स अकाउंट में आएगी ना, ठीक है ना। आगे बात करते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन।
As we increase the applied force, the stage comes when the body is just at the verge of moving over the static friction at a stage is obviously maximum. This maximum value of static friction is called limit. अब हमने क्या किया, यहाँ पर 20 न्यूटन फोर्स था, यहाँ पर था 21, अब हमने किया इसे 21.1 कर दिया, तो जस्ट बॉडी स्टार्ट हो जाएगी मूव करना। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ किसकी, उस एक्सटर्नल फोर्स की, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस स्टैटिक फोर्स, ठीक है ना। इज द मैक्सिमम अपोजिंग फोर्स कब आती है, जब बॉडी स्टार्ट कर दे सरफेस में मूव करना। क्लियर है, दैट इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, समझ आई। तो आगे बात करते हैं, अब हमने फोर्स और बढ़ा दी, 23 न्यूटन कर दी, तो 23 न्यूटन करेंगे जो फोर्स, तो वो तो ओवरकम कर गई अब फ्रिक्शन फोर्स को, तो बॉडी मूव करना स्टार्ट कर जाएगी, तो हम कहेंगे बॉडी में कौन सी फ्रिक्शन आ गई, काइनेटिक फ्रिक्शन आ गई। कौन सी फ्रिक्शन आ गई, काइनेटिक फ्रिक्शन। समझ आ गई तीनों फ्रिक्शंस, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। तो आज आपने इतना ही स्टडी करना है, थियोरेटिकल पार्ट है। अब इसका मुझे आज मैं होमवर्क दे देता हूँ आपको, इसको पूरा एक्सप्लेन करना जो आज मैंने समझाया अपनी नोटबुक पे, अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करें, जरूरी नहीं है आपने बुक्स की रट्टा लगाना है, अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करें, चाहे थोड़ा करें कम करें, बट अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है आज आपने। बाकी कल पढ़ेंगे लॉज, और कल थोड़ा ज़्यादा कर लेंगे, ठीक है। आज आप इतने स्टडी करें।